नमस्कार। पिछले सप्ताह गेहूं विशेषांक को आप सभी ने बहुत सराहा, उस सभी के लिए आपका आभार। इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को प्याज में बीज उत्पादन के साथ अमरूद में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, रबी मौसम में प्याज की बुआई नवंबर से शुरू हो जाती है। इन फसल में बीज उत्पादन का सही तरीका किसानों को अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज एवं बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खार। नर्सरी बनाने के लिए हमें एक ज़मीन जो है कम से कम 15 सेंटीमीटर, जो बेड है 15 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए और 1 मीटर की उसकी विड्थ होनी चाहिए, और उस लंबाई आप जितनी मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद जब लाइनें लगाते हैं, लाइन जो है लाइन से लाइन की दूरी 5 से 7.5 सेंटीमीटर की आप रखिए, और उसके बाद उसमें अपना बीज जो है वो डाल सकते हैं। जब आपने बीज डाल दिया, उसमें बीज डालने के बाद एक लाइन में कम से कम 100 से 200 पौधे आ जाते हैं। बीज डालने के बाद जो ऊपर से उसको बंद करना है, उसके लिए आप खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। उसमें कैप्टान या थीरम जो है 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर दीजिए, और उसके सीड को, जो बीज को है, उसको बंद कर दीजिए। और उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके ऊपर मल्चिंग जो है, घास या पराली या कोई भी घास जो आपको मिलती है वो उसके ऊपर डाली जाती है, ताकि उसमें गर्मी बनी रहे। और उसके बाद आप देखेंगे, और थोड़े पानी हर दिन ऊपर से डालना है, नीचे से पानी नहीं, फ्लडिंग नहीं करनी है। 15 या 20 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि अंकुरन फूट रहे हैं उसमें, तो आपने वो मल्च जो है पूरा उठाना है, उसको साफ़ करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद पानी ऊपर से दे दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड 1 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको ड्रेंचिंग कर दीजिए, ताकि जो उसकी जड़ें हैं, हमारी जो नर्सरी की जड़ें हैं, वो मजबूत हो जाएं। और वैसे ही 10-12 दिन में एक बार और उसमें आप एक बार और ह्यूमिक एसिड 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी है वो करीबन 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। हमारा यहाँ पर जो विषय है वो है सीड से सीड करने के लिए, कि जो हमने बीज लगाया है उससे हम बल्ब बनाएंगे और उसी से फिर हम सीड बनाएंगे 1 साल में करने के लिए। खरीफ में आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया, बीमा डार्क रेड, बीमा सुपर या फुले समर्थ, इन तीनों में से कोई भी आप जो किस्म है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 जून के करीब आप नर्सरी लगाएंगे, और 15 अगस्त से पहले उसकी जो पौध है वो आपने ट्रांसप्लांट करनी है। बल्ब आपके नवंबर के करीब, एंडिंग नवंबर के करीब आपके तैयार हो जाएंगे, और आपने वो बल्ब निकालने हैं। और उसमें ये देखना कि जो बड़े बड़े बल्ब हैं उनको ले लीजिए, उनको निकाल लीजिए बड़े बल्ब्स को, और उनको ऊपर से आप काट सकते हैं, 1/3 ऊपर से काट सकते हैं। और उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन आता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसमें आप डिप कर सकते हैं। 1 या 1 घंटे के लिए आप उसको डिप कर सकते हैं, और आप उनको निकाल के फिर फील्ड में लगा सकते हैं। और अगर आप डिस्टेंस देखना चाहें तो 60 बाई 45 का, 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन का डिस्टेंस और 45 सेंटीमीटर बल्ब टू बल्ब का आपने स्पेसिंग रखना। तो ऐसे आप बल्ब लगा सकते हैं अगर आपने खरीफ का इस्तेमाल करना है। अगर आपने लेट खरीफ का इस्तेमाल करना है, सीड टू सीड में ही, तो आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, जैसे पूसा रेड है, पूसा रिद्धि है, पूसा शोभा है, पूसा सोना है। वो आपने अगस्त के पहले हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते में आपने उसकी नर्सरी डालनी है। वो आपकी सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी, और 15 नवंबर से पहले आपने उसको लगा देना है। और जब वो बल्ब बन जाएंगे, आपने उन बल्ब्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो कंद है, जैसे मैंने बताया, खरीफ में आप बल्ब निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वैसे के वैसे उनको रहने देना है। वो बल्ब बन जाएंगे उसमें, और आपके जनवरी या फरवरी में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें कोंपले फूट आएंगी, और फरवरी के एंडिंग, फरवरी या मार्च में आप उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और आपके जो है 15 अप्रैल के करीब उसमें सीड बनना जब शुरू हो जाएगा, और एंडिंग मई तक आपका सीड आपके पास आ सकता है। जब आपने देखा कि आपके जो सीड, जो फूल हैं वो भर चुके हैं, उसके बाद
आप देखेंगे कि उसमें फूल जो फूटने शुरू होते हैं, उसमें जो सीड है, काले रंग का सीड जो है, बीज जो है वो दिखने लगेगा। जब आप देखेंगे 10-20% या 30% आपका सीड दिखना शुरू हो गया है, तो आपने उस पूरे फूल को काट के एक थैली में डालना, हवादार थैली होनी चाहिए, जैसे मसलिन की होती है, हवादार थैली में डालना है। जितने भी फूल होंगे सारे इकट्ठे करने हैं और उनको फिर बाहर हवा में सुखाना है। और हवा में सुखाने के बाद जब वो पूरा अच्छी तरह सूख जाएगा तो सीड जो है, बीज जो है आपका अच्छी तरह से उसमें निकलेगा। बीज निकलने के बाद उसका अच्छी तरह से सुखाना है और सुखाने के बाद उसको बंद करके कहीं ठंडी जगह पर, जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा कम हो, लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर रख सकते हैं। और जो बीज है, ये बीज आप कम से कम 5 या 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में अमरूद एक प्रमुख फसल है जिसकी किसान भाई सर्दियों एवं बरसात में खेती करते हैं। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको अमरूद की फसल में समसामयिक गतिविधियों की जानकारी दी थी। जी, अमरूद की अच्छी उपज लेने हेतु इस समय कीट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि फलों को नुकसान कम से कम हो और समय रहते ही कीटों का नियंत्रण किया जा सके। इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। अमरूद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जैसे कि बरसात की फसल में फल मक्खी की होती है। फल मक्खी की सिर्फ 2 ही तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है फसल चक्र में परिवर्तन, जिसको हम लोग बहार नियंत्रण में कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अमरूद में 2 बार फूल आते हैं और दोनों बार ही उनमें फल लगते हैं। जो बरसात की फसल होती है उसके फूल अप्रैल के महीने में आते हैं। अगर किसान भाई अप्रैल के महीने में उन फूलों को झड़ा दें, उनके 2 तरीके हैं, या तो उसकी प्रूनिंग कर दें या फिर उसमें 10% यूरिया के घोल का छिड़काव कर दें। और अगर किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका है फेरोमोन ट्रैप। अमरूद की जो फल मक्खी है उसके लिए मिथाइल की ट्रैप अब मार्केट में उपलब्ध है। फेरोमोन ट्रैप के साथ साथ में ये बैगिंग आजकल उपलब्ध हो गई है, पॉलीप्रोपाइलीन ट्यूब है। अगर ये भी किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं हो तो लिफाफे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मिथाइल ट्रैप के साथ में, जिसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप भी कहते हैं, इसके साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है। इनको 15 से 21 दिन में आपको इसके अंदर की जो गुटिया है, जिसमें कि वो फेरोमोन जो उसमें मिथाइल और स्पाइनोसेट का घोल जिसमें हम लोग डाल के रखते हैं, उसको आपको 21 दिन में बदलना है। और अगर आप बैगिंग करेंगे तो जब फल का बेर के आकार का फल हो जाएगा, यानी 30 से 45 दिन के बाद में आपको बैगिंग करनी है, तो इसमें 100% कंट्रोल हम लोगों ने देखा है। इसके साथ साथ अब दूसरी समस्या आने लगी है मिलीबग की। मिलीबग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगेगा कि ये पूरे पत्तों में सफ़ेद एकदम रुई के जैसे आपको इसमें कीड़े दिखेंगे। इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है कि आप कोई भी अपने कपड़े धोने वाले पाउडर का घोल बना के पहले स्प्रे कर दें। उसके बाद में कार्बोसल्फान का करीब 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल इस पे स्प्रे करें तो मिलीबग का बहुत अच्छा कंट्रोल देखा गया है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से लालू यादव जी ने चने के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में जड़ सड़न रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडेजिम की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रंजन कुमार जी ने केले के फल का विकास न होने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु तुरंत नर फूलों को काटकर वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। साथ ही जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधों में सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। बिहार से कई किसानों ने नींबू के फलों एवं पत्तियों में भूरे एवं उभरे हुए जालीनुमा धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस कैंकर रोग का प्रकोप है और जिंक की कमी भी है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम रोगग्रस्त टहनियों को निकाल दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की 20 ग्राम मात्रा एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 28 एवं 29 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में, 29 एवं 30 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 29 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान अंडमान सागर के आसपास 40 से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 1 से 3 दिसंबर के दौरान पश्चिमी तट, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।